दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 2 सितंबर 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक गंगा कोसी नदियों के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि से भागलपुर, मुंगेर, कटिहार, किशनगंज, अररिया जिले के कई गांव में बाढ़ का पानी घुसने लगा है। इससे लोगों की परेशानियां भी बढ़ती जा रही है। खबर के अनुसार भागलपुर और मुंगेर के शहरी क्षेत्र में भी बाढ़ का पानी घुस गया है। भागलपुर के सबर और नाथनगर इलाके में लोगों की परेशानियां बढ़ने लगी है। वहीं मुंगेर के खरगपुर, असरगंज, जमालपुर और धरहरा, बहियार में भी तेजी से पानी का फैलाव हो रहा है। वहीं मुंगेर के भी कई प्रखंडों में पानी का फैलाव हो रहा है। आपको बता दें कि मुंगेर के कई गांवों में बाढ़ का पानी घुसने लगा है। वहीं बिहार के कटिहार जिले में भी बाढ़ ने विकराल रूप धारण कर लिया है। कटिहार के कई गाँवों में बाढ़ का पानी घुसने से लोगों का आवागमन प्रभावित हो गया है। यह कटिहार के बराड़ी, मनिहारी सहित कई प्रखंडों में बाढ़ का पानी फैलने से करीब 60,000 की आबादी परेशान है। वहीं कोसी नदी के जलस्तर में वृद्धि होने से सुपौल की हालात भी ठीक नहीं है और कई गाँव में तेजी के साथ पानी घुस रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि 5G नेटवर्क को लेकर के आम लोगों का इंतजार खत्म हो गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुखिया मुकेश अंबानी ने घोषणा करते हुए कहा कि दिवाली से देश में रिलायंस जियो की 5G सर्विस की शुरुआत कर दी जाएगी। आपको बता दूं कि इस साल 24 अक्टूबर को दिवाली मनाई जाएगी। इस प्रकार जियो 5G की शुरुआत भी 24 अक्टूबर से होगी। ऐसे में आप इस सर्विस का इस्तेमाल कैसे कर पाएंगे और इसके लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होगा, चलिए समझते हैं। बात करते हैं कि 5G नेटवर्क का इस्तेमाल करने के लिए आपके पास 5G स्मार्टफोन होना चाहिए। ये नेटवर्क सिर्फ 5G फ़ोन में ही सपोर्ट करेगा। अगर आप वाईफाई से कनेक्ट करके चलाते हैं तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर आपको अपने सिम को 5G में अपग्रेड कराना होगा। या सिम अपग्रेड कराने के लिए आपको नज़दीकी जियो या फिर एयरटेल स्टोर पर जाना होगा, अन्यथा आपको एक नया 5G सिम खरीदना होगा। आपको बता दो कि भारत सबसे सस्ती मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराने वाले देशों में से एक है और उम्मीद है कि यह प्रवृत्ति 5G सेवाओं के लिए भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा है कि हमें उद्योग में करीब 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है। या 3 लाख करोड़ रुपए का एक बड़ा निवेश है। इससे रोजगार के अच्छे अवसर भी पैदा हो रहे हैं। हमारा अनुमान है कि अगले 2 से 3 सालों में 5G सेवाएं देश के लगभग सभी हिस्सों में पहुंच जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में कार, बाइक चलाने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया समेत 10 जिलों में लोगों को पेट्रोल डीजल के भाव से राहत मिली है। इन जिलों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई भी बदलाव नहीं किए गए हैं। खबर के अनुसार पटना, गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मुंगेर, दरभंगा या फिर नालंदा में आज पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि बिहार के कुछ जिलों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में मामूली सी तेजी देखने को मिली है। वहीं बिहार के कुछ जिलों में पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए हैं। इसलिए अगर आप पेट्रोल डीजल खरीदने वाले हैं तो फिर आप जान लें कि आपके शहर में आज पेट्रोल डीजल का रेट क्या है। या तेल कंपनियों ने अपने वेबसाइट पर इसके रेट जारी कर दिए हैं। आप तेल कंपनी की वेबसाइट से अपने इलाके का पेट्रोल डीजल का रेट चेक कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि भाजपा 17 सालों तक नीतीश सरकार को समर्थन दिया है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ ही विश्वासघात किया है। इसका जवाब उन्हें 2024 और 2025 के चुनाव में जनता देगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के गठबंधन तोड़ने से पार्टी के कार्यकर्ता खुश हैं। बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम लोग वैसाखी बनकर नहीं रहना चाहते थे और अब बिहार में कमल खिलाना चाहते हैं। यहाँ महागठबंधन पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि गठबंधन नहीं बल्कि ठगबंधन है। जहाँ इस गठबंधन से बिहार में जंगल राज पार्ट 3 शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव में भाजपा 400 सीट जीतेगी और प्रधानमंत्री का सपना देखने वाले लोगों की जमानत जब्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का नेतृत्व कबूला था, लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने का मौका नहीं मिला, तो फिर उन्होंने बिहार के सिद्धांत और गठबंधन की मर्यादा को तोड़ा है।
जब पूर्व मंत्री ने कहा है कि अब उनका डब्बा रेलगाड़ी में सबसे पीछे होगा। शराबबंदी कानून के सवाल पर उन्होंने कहा है कि भाजपा शराबबंदी का पूर्ण समर्थन करती है, लेकिन नीतीश कुमार की शराबबंदी के गलत तरीके का पार्टी विरोध करती है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि शराबबंदी राज्यों का मामला है, लेकिन पूरे देश की महिलाएं यदि आंदोलन करेगी तो फिर पूरे देश में शराबबंदी की बात होगी। तो दोस्तों बात करते हैं कि एक तरफा प्यार में शाहरुख नाम के शख्स ने झारखंड के दुमका जिले में 12वीं की छात्रा को जिंदा जला करके मार डाला। इस जघन्य घटना के बाद से पूरे राज्य में आक्रोश है। जहां तो वहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का इस घटना पर बयान सामने आया है। असदुद्दीन ओवैसी ने इस घटना को मजम्मत और उसे हैवानियत की मिसाल बताया है। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि झारखंड के दुमका जिले में जो घटना हुई है वह हैवानियत की मिसाल पेश करता है। मैं ना सिर्फ इस घटना की निंदा करता हूं बल्कि झारखंड सरकार से अपील करता हूं कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई और फिर दोषी को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। ओवैसी ने कहा है कि इस मामले की सुनवाई के लिए एक विशेष अदालत का गठन किया जाए और आरोपियों को कानून के अनुसार कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दरअसल ये पूरा मामला झारखंड के दुमका जिले के जरुआडीह इलाके का है। यहाँ 12वीं की छात्रा को उसी के मोहल्ले का रहने वाला युवक शाहरुख कई महीनों से परेशान कर रहा था। शाहरुख छात्रा से दोस्ती और शादी का दबाव बना करके डाल रहा था, लेकिन छात्रा ने उसका प्रपोजल ठुकरा दिया था, जिसके बाद शाहरुख ने उसे जिंदा जलाने की धमकी भी दी थी। जब 23 अगस्त की सुबह जिस वक्त सभी लोग सो रहे थे तो फिर शाहरुख घर में घुसा और अंकिता पर पेट्रोल डाल करके जिंदा जला दिया। आग लगने के बाद छात्रा 90% तक झुलस गई थी। शनिवार देर रात इलाज के दौरान उसकी जान चली गई थी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के लाल अक्सर ही देश और प्रदेश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करते हुए नजर आते हैं। बिहार की धरती से कई IAS IPS और अलग अलग क्षेत्र में लालों ने योगदान दिया है। जहाँ वहीं अब छोटे से गांवों के खिलाड़ी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के नाम गोल्ड मेडल ला रहे हैं। अभी हम आपको बताने जा रहे हैं अररिया जिले के सिक्की के रहने वाले युवक गुफरान के बारे में, जो कि 10वीं के छात्र हैं। जहां उसे गांव में आज भी स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क जैसे मूलभूत सुविधाओं की कमी है। इसके बावजूद भी 18 वर्षीय गुफरान ने एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल करके देश का नाम रोशन किया है। अररिया के छोटे से गांव से ताल्लुक रखने वाले गुफरान ने एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत करके अपने देश ही नहीं बल्कि गाँव को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। आपको बता दूं कि नेपाल के पोखरा में 19 अगस्त को एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था, जिसमें गुफरान ने 400 मीटर मैराथन दौड़ में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। आपको बता दो कि गुफरान पहले भी 400 मीटर मैराथन में गोल्ड मेडल जीत चुका है। एथलेटिक्स नेशनल चैंपियनशिप में जुलाई 2022 में नई दिल्ली में आयोजित चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। फिर गुफरान ने अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा की तैयारी में जुट गया और उसकी मेहनत रंग लाई। दोस्तों बात करते हैं कि 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जब राष्ट्रीय जनता दल यानी कि RJD के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और JDU के नीतीश कुमार ने हाथ मिला लिया था, तो फिर भारतीय जनता पार्टी यानी कि BJP के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने अपनी पार्टी के चुनाव प्रचार की शुरुआत के लिए पटना के गांधी मैदान का चयन किया था। नीतीश लालू की अगुवाई वाले RJD JDU कांग्रेस महागठबंधन को चुनाव में भारी जीत मिली, जबकि BJP और उसके सहयोगी 243 में से केवल 58 सीटें ही जीत पाए थे। 7 साल बाद जब JDU ने एक बार फिर से BJP से नाता तोड़ करके RJD और कांग्रेस से हाथ मिला लिया, तो फिर केंद्र की सत्ता में बैठी पार्टी ने 2024 लोकसभा चुनाव का प्रचार अभियान शुरू करने के लिए न केवल एक अलग जगह बल्कि अलग मुद्दों का भी चुनाव किया है, जिन पर वे महागठबंधन से टक्कर लेने जा रही है। जी हां, अगले महीने अब केंद्रीय गृह मंत्री बन चुके अमित शाह 2024 के लिए बिहार का चुनाव अभियान मुस्लिम बहुल क्षेत्र सीमांचल क्षेत्र से शुरू करेंगे, जिसमें कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज के 4 जिले आते हैं। 23 सितंबर को अमित शाह पहले पूर्णिया में एक सभा को संबोधित करेंगे, फिर अगले ही दिन किशनगंज में एक दूसरी सभा करेंगे। पूर्व स्पीकर और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने एक न्यूज़ चैनल से बताया है कि ये 2024 लोकसभा चुनाव के लिए हमारा शंखनाद होगा। हम बिहार में एक अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने के अपने संकल्प को दोहराएंगे। आपको बता दूं कि अतीत में बीजेपी ने हिंदू मतों का ध्रुवीकरण करके इस क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया है। तो 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने यहां 4 में से 3 सीटें जीती थी, जिनमें से एक सीट जेडीयू ने कटिहार से जीती थी।
जिसके लिए उसने अपने टिकट पर एक बीजेपी उम्मीदवार को खड़ा किया था। 2019 में एनडीए ने बिहार में 40 में से 39 लोकसभा सीटें जीती थी। इस बीच जेडीयू सीमांचल में बीजेपी के आउटरीच से बेफिक्र नजर आ रही है। जेडीयू के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया है कि बहुत स्पष्ट है कि बीजेपी ने अपनी मुहिम की शुरुआत के लिए सीमांचल को क्यों चुना है, लेकिन वे सफल नहीं होगी क्योंकि वहां पर हमारा सामाजिक आधार बहुत बड़ा है और हमारे मतदाता बीजेपी के सांप्रदायिक एजेंडे के उद्देश्य के प्रति कहीं अधिक जागरूक है। बिहार में बीजेपी की तालिका एकल अंग में रहेगी। एक वरिष्ठ बीजेपी नेता ने नाम ना छापने की शर्त पर कहा कि सीमांचल में हिंदू वोटों को संगठित करने से न केवल बिहार के दूसरे हिस्सों में बल्कि उससे सटे पश्चिम बंगाल के जिलों में भी संदेश जाएगा, जहां मुस्लिम आबादी का प्रतिशत काफी अधिक है। जी हां, वहीं 2024 के लिए बीजेपी उम्मीद करेगी कि असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाली ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसने 2020 में वोटों में सेंध लगाई थी, उसे भी मुस्लिम वोट मिलेंगे, जिससे सीमांचल में जेडीयू आरजेडी कांग्रेस की संभावनाओं पर असर पड़ेगा और वोटों की बिखराव हो जाएगा, जिससे बीजेपी को सीट निकालने में आसानी होगी। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार के 248 नगर निकायों में आरक्षण की पूरी व्यवस्था के तहत ही चुनाव संपन्न होगा। यह सरकार ने ऐसा फैसला कर लिया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त और सभी जिला अधिकारी सह जिला निर्वाचन अधिकारी को इस संबंध में शुक्रवार को पत्र जारी कर दिया है। इनमें से 172 नवगठित उत्क्रमित या फिर क्षेत्र विस्तारित नगर निकाय हैं, जबकि 10 यथास्थिति वाले नगर निकाय शामिल है। यह राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद जिले में नगर निकाय के चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। नगर निगम के साथ नगर परिषद के वार्ड का आरक्षण रोस्टर तय हो गया है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के पटना, मुंगेर, नालंदा, सीवान समेत बिहार के सभी जिलों के लोगों को घर की छत पर सोलर प्लांट लगाने के लिए नीतीश सरकार 65% की सब्सिडी देगी। इसको लेकर के सरकार के द्वारा अधिक सूचना जारी कर दिया गया है। अगर आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो फिर आप आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर जाकर के ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दो कि बिहार का कोई भी नागरिक बिहार की नॉर्थ बिजली कंपनी और साउथ बिहार बिजली कंपनी में से किसी भी कंपनी से सोलर पैनल खरीद सकते हैं। आवेदन करने के बाद कंपनी सोलर पैनल आपके घर पर आकर के फिट कर देगी। खबर के अनुसार अगर आप घर की छत पर 3 केवी का पावर सोलर प्लांट लगाना चाहते हैं तो फिर बिहार सरकार आपको 65% की सब्सिडी देगी। वहीं अगर आप 3 केवी से ज़्यादा का सोलर पैनल लगाना चाहते हैं तो फिर सरकार आपको 45% का अनुदान देगी। इसको लेकर के निर्देश जारी कर दिया गया है। आवेदन के लिए दस्तावेजों के बारे में बात किया जाए तो फिर आधार कार्ड, बिजली बिल, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और मोबाइल नंबर आदि होनी चाहिए। आवेदन करने वाले लोग बिहार का अस्थायी निवासी होनी चाहिए। तो दोस्तों, बात करते हैं कि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में अपराध एक चुनौती है जिसे खत्म करने के लिए राज्य के नई सरकार को संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार में कानून का राज स्थापित करने के लिए सरकार अपराध और अपराधियों का नामो निशान मिटाने की दिशा में आगे बढ़े, तभी बिहार के आम लोग सुरक्षित महसूस करेंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं कि हवा से पानी बनाने की तैयारी तकनीक के द्वारा अब मध्य रेलवे के दुबई डिवीज़न के 6 रेलवे स्टेशनों पर पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। इस तकनीक को संयुक्त राष्ट्र की ओर से मान्यता प्राप्त है। यह मेघदूत एक वायुमंडलीय जल जनरेटर उपकरण है जो जल वाष्प को ताजे और फिर स्वच्छ पेयजल में बदलने के लिए नवीन तकनीक का उपयोग करता है। यह स्विच ऑन करने के कुछ घंटों के भीतर पानी बनाना शुरू कर देता है और एक दिन में 1000 लीटर पानी तैयार करता है। यह तकनीक 18 से 45 डिग्री सेल्सियस तापमान और 25 से 100% आर्द्रता तक की स्थिति में कामयाब है। इसे पीने योग्य पानी के लिए तत्काल समाधान के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में एनडीए से नीतीश कुमार के अलग होने के बाद भाजपा ने नए सिरे से राजनीतिक जमीन तैयार करने की पहल तेज कर दी है। जी हां, इसी क्रम में पार्टी बिहार के 9 प्रमंडलीय मुख्यालयों में से 9 बड़े नेताओं की रैली कराने जा रही है। जहां इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के अलावा 3 और राष्ट्रीय नेताओं की रैली प्रमंडलीय मुख्यालयों में कराने की तैयारी है। स्पष्ट तौर पर निशाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ही रहेगी।
अभी रैलियों की तिथि तय नहीं हुई है, यानी कि रैलियों की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन पहली रैली अमित शाह की पूर्णिया में होगी। इसके बाद 8 रैलियों के जरिए पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर के कार्यकर्ताओं में उत्साह भरेंगे। इसमें CAA यानी कि नागरिकता संशोधन कानून और NRC जैसे मुद्दों को पार्टी के दिग्गज प्रमुखता से जनता के बीच रखेगी। साथ ही जाति के गांठ में उलझे महीन समीकरण में उलझने के बजाय पार्टी के नेता सीधे तौर पर हिंदुत्व और राष्ट्रीय मुद्दे की ओर से समर्थन का ध्यान आकर्षित करेंगे। जब बिहार में लोकसभा की 40 सीटों को लेकर के भाजपा मिशन 35 पर काम कर रही है, ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 23 से 24 सितंबर को बिहार के सीमांचल से इस लक्ष्य का श्री गणेश करेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के गोपालगंज में 5 साल की मासूम बच्ची के साथ गलत काम करने का मामला सामने आया है। जहां गलत काम करने के बाद मासूम बच्ची की तबीयत बिगड़ने लगी तो फिर उसे स्थानीय CHC से सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करा दिया गया है। घटना कुचायकोट थाना क्षेत्र का है। इस मामले में कुचायकोट थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। आरोपी घटना के बाद से फरार है। बताया जाता है कि आरोपित किशोर पीड़िता का पड़ोसी है, जहां उसकी उम्र करीब 15 से 16 साल बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार 5 साल की मासूम बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान उसके पड़ोस में रहने वाला एक किशोर उसके पास आया और उसे बहला करके गाँव के बाहर ले गया। इसके बाद लड़के ने मासूम बच्ची के साथ गलत काम किया। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में सरकारी कर्मचारियों को 2023 में 11 महीने से कम ड्यूटी करनी होगी। यह सरकारी कर्मचारी आने वाले साल में 39 दिन छुट्टी पर रहेंगे, जिसमें 6 दिन रविवार को छोड़कर के 33 अन्य दिन शामिल है। इस संबंध में बीते मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक के बाद अगले साल सरकारी विभागों में अवकाशों को लेकर के कैलेंडर जारी कर दिया है। यानी कि छुट्टी को लेकर के जारी कैलेंडर के अनुसार NIA एक्ट के तहत 21 दिन छुट्टी रहेगी। इसमें 3 दिन रविवार पर रहा है। वहीं कार्यपालक आदेश के तहत 15 दिनों की छुट्टी रहेगी, जिसमें भी 3 दिन रविवार पर रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि BPSC ने BPSC 67वीं प्रारंभिक परीक्षा 2022 की नई तारीख जारी कर दी है। वे कैंडिडेट्स जो BPSC की परीक्षा दे रहे हो वे आधिकारिक वेबसाइट से नया एग्जाम शेड्यूल चेक कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए उन्हें BPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, जिसका पता है यानी कि वेबसाइट है bpsc.bih.nic.in। शेड्यूल में दिए गए जानकारी के मुताबिक BPSC 67वीं प्री परीक्षा का आयोजन अब 20 सितंबर 2022 के दिन किया जाएगा। एग्जाम 20 सितंबर और 22 सितंबर 2022 को 2 दिन आयोजित होगा। BPSC 67वीं प्रारंभिक परीक्षा को पहले पेपर लीक के कारण कैंसिल करना पड़ा था, जब पहले एग्जाम 8 मई के दिन आयोजित होना था। इस रिक्वायरमेंट ड्राइव के माध्यम से कुल 726 पद भरे जाएंगे। जब BPSC 67वीं परीक्षा पास करने वाले कैंडिडेट्स को बिहार स्टेट गवर्नमेंट के विभिन्न विभागों में नियुक्त की जाएगी। कैंडिडेट्स का सिलेक्शन कई चरणों की परीक्षा पार करने के बाद होगा। यह पहले प्री एग्जाम होगा, फिर मेंस और अंत में साक्षात्कार। सभी चरण पार करने वाले कैंडिडेट्स का चयन ही फाइनल माना जाएगा। तो दोस्तों क्या हो अगर आपके घर में लगी खिड़की बिजली पैदा करने लगे। बिजली का बिल हो या फिर पावर सप्लाई, दोनों ही एक बड़ी आबादी के लिए आज भी समस्या है। कई इलाकों में पर्याप्त पावर सप्लाई नहीं है तो फिर कहीं पर बिजली की बिल से लोग परेशान हैं। ऐसे में सोलर पावर उनकी समस्या को हल कर सकती है। इस सेक्टर में हर दिन नए नए रिसर्च हो रहे हैं। गाँव के घर हो या फिर शहरों की हाई राइजिंग बिल्डिंग, इन सभी जगहों पर घरों की खिड़की पर कांच का इस्तेमाल होता है। अगर इस कांच के जरिए हम बिजली पैदा कर सके तो फिर हमारा बिजली बिल कम हो सकता है। इसके साथ ही पावर सप्लाई के लिए हमारे पास एक और सोर्स मिल जाएगा। खिड़की के कांच की बिजली सप्लाई की बात अभी आपको काल्पनिक लग रही होगी, लेकिन आने वाले वक्त में ये सब सच हो सकता है। हम बात कर रहे हैं ट्रांसपेरेंट सोलर पैनल की, जो एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से खिड़की और बालकनी में आने वाली धूप का इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए किया जा सकता है। जी हाँ, रिसर्चर ने इस सेक्टर में काफी ज्यादा काम किया है। इसमें ज्यादातर ट्रांसपेरेंट सोलर कंसंट्रेटर की तरह काम करेंगे। इसका मतलब यह है कि पैनल स्पेसिफिक यूवी और इंफ्रारेड लाइट्स वेवलेंथ्स को सोख लेते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देती है। इस वेवलेंथ्स को एनर्जी में बदल करके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको बता दूं कि साल 2014 में माइशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में रिसर्चर ने पहला पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट सोलर कंसंट्रेटर तैयार कर लिया था, जो किसी ग्लास सीट या फिर खिड़की
खिड़की को पूरी तरीके से पीवी सेल में बदल सकता है। यह साल 2020 तक यूएस और यूरोप के वैज्ञानिकों ने 100% ट्रांसपेरेंट सोलर ग्लास तैयार कर लिया है, जो हमें इस परिकल्पना के और नज़दीक लाता है। हमारे लिए ये टेक्नोलॉजी बड़े काम की है। आज के वक्त में लगभग हर जगह ग्लास का इस्तेमाल होता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में तो पूरी की पूरी दीवार ही ग्लास की होती है, जिस पर इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है, जहाँ इस तरीके से कम बिजली से जुड़ी एक बड़ी समस्या को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, आपके मोबाइल पर एक एसएमएस आता है और लिखा हुआ रहता है कि आपके बिजली बिल जमा नहीं हुआ है, कनेक्शन काट दिया जाएगा, या फिर आपका कंज्यूमर आईडी अपडेट नहीं हुआ है, इस कारण रात 9:30 बजे आपका बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। यदि मोबाइल पर ऐसे मैसेज आए तो फिर आप सावधान हो जाइए। साइबर ठग ऐसे मैसेज भेज करके लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। या ऐसे मैसेज में नीचे कस्टमर केयर का नंबर देकर के संपर्क करने को कहा जाता है। यदि आप उनके झांसे में पड़े और उस नंबर पर फ़ोन करें तो फिर बिजली बिल किस अकाउंट नंबर से जमा किया है या फिर OTP क्या है ये पूछेंगे और इसके बाद आपके बैंक खाते में जमा पैसे खाली कर देंगे। आपको बता दें कि साइबर ठगों ने ठगी का नया तरीका निकाला है और उनके झांसे में आकर के लोग ठगे जा रहे हैं। अक्सर ठगों का मैसेज रात में आता है। ठग रात 9:30 बजे बिजली काटने का झांसा देते हैं। रात में बिजली काटने की सूचना पाकर के लोग घबरा करके मैसेज में आए फ़ोन नंबर पर कॉल कर देते हैं। ठग इससे बचने का उपाय बता करके एक ऐप को डाउनलोड करवाते हैं या OTP पूछ करके बैंक खाते में जमा राशि खाली कर देते हैं। इस तरीके के झांसे में पड़ करके सैकड़ों लोग अपनी जमा पूंजी गंवा बैठे हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि माँ बच्चे के रिश्ते को दुनिया के सबसे खूबसूरत रिश्तों में से एक माना जाता है, लेकिन कई बार कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जब बच्चा अपनी माँ से बिछड़ जाता है। वहीं सालों तक बिना औलाद के रह पाने से बड़ा दुख शायद कोई दुख हो सकता है। लेकिन क्या हो जब कोई चमत्कार हो जाए, जहाँ सालों बाद बिछड़ी हुई औलाद माँ के सामने आ जाए। एक माँ की इस खुशी को शब्दों में बयां करना मुश्किल होगा। जहाँ इतने ही बड़े दर्द में केरल की रहने वाली एक महिला गीता पूरे 25 सालों तक रही। औलाद से अलग हो जाने के बाद वे रोज ऊपर वाले से कामना करती थी कि दुनिया छोड़ने से पहले बच्चे को बस एक बार देख लें। एक दिन ऐसा हो भी गया। दरअसल केरल की रहने वाली महिला गीता अपनी बिछड़ी हुई औलाद से 25 सालों बाद मिली है, जिसके बाद उसके पास अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए थे तो सिर्फ आंसू। जब मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो केरल की महिला करीब 30 साल पहले नौकरी करने के लिए गुजरात पहुंची थी, जिसके बाद उसे वहां के एक शख्स से प्यार हो गया। जब प्यार के बाद शादी हुई, महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। पहले तक तो तीनों केरल में रह रहे थे, लेकिन शादी के बाद कुछ अनबन हुई तो महिला के पति ने उसे छोड़ दिया। जब वह अपने बच्चे को भी खुद के साथ गुजरात ले गया। गुजरात में गीता के पति ने दूसरी शादी की। बच्चे को रिश्तेदारों ने पालना शुरू कर दिया। बड़े हो रहे बच्चे को अपनी मां से मिलने की इच्छा तो थी, पर वह कुछ न कर पाया। एक न्यूज़ पोर्टल से बातचीत में बड़े हो चुके गोविंद ने बताया है कि उसकी मौसी ने उसे कहा था कि उसे अपनी मां को खोज लेना चाहिए। गीता बताती है कि पति जब बच्चे को साथ लेकर के गया था तो फिर एक लेटर छोड़ गया था, जिसमें उसने कभी संपर्क न करने की बात लिखी थी। मजबूर गीता को अपने 1.5 साल के बच्चे से बिछड़ना पड़ा। जब वही माँ से मिलने की आस में गोविंद को गुजरात से केरल ले आई। अपनी माँ को खोजना तो उसके लिए मुश्किल था, लेकिन उसने हार ना मानी। पुलिस की मदद से आखिरकार खुद की माँ को खोज निकाला। जब 25 साल बाद मिले माँ बेटे के पास थे सिर्फ दर्द की कहानी बयां करते हुए आंसू। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में आज़ादी के बाद डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह से लेकर के नीतीश कुमार तक कुल 23 राजनेता मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन राजनीति में परिवारवाद की गंभीर बीमारी के बाद भी बिहार के किसी सीएम का बेटा या फिर बेटी अब तक बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन पाया है। 2 बार सीएम रहे आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के नाम अपनी पत्नी राबड़ी देवी को भी 3 टर्म मुख्यमंत्री बनाने का रिकॉर्ड है, लेकिन उनके बेटे तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम पर जाकर के लटक जा रहे हैं। नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम रह चुके बीजेपी नेता सुशील मोदी लगातार कह रहे हैं कि लालू ने नीतीश को फंसा लिया है और वे कभी भी जेडीयू के 4-5 विधायकों को तोड़ करके बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देंगे। सुशील मोदी के सीगूफे में कितना दम है ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन पूरे बिहार और देश में ये चर्चा तो बेधड़क चल रही है कि अगर नीतीश कुमार पीएम कैंडिडेट्स बन पाते हैं तो तेजस्वी यादव की बतौर सीएम ताजपोशी
हो सकती है। 2024 के लोकसभा चुनाव तक कुछ ना हुआ तो फिर 2025 में नीतीश कुमार की ही सहमति और फिर आशीर्वाद से तेजस्वी यादव की संभावित बलवती हो जाएगी जब विधानसभा के चुनाव होंगे। लालू यादव के दिल्ली से पटना लौटने के बाद जब नीतीश कुमार उनसे मिलने गए थे तो फिर बीमार लालू ने नीतीश से अपने बच्चों को लेकर कहा था कि आप ही सबके गार्जियन हैं, अब यहाँ वहाँ मत जाइएगा। तेजस्वी यादव के हाव भाव और बयान भी इसी ओर इशारा कर रही है कि वे नीतीश चाचा को किसी भी तरह का गच्चा देने के मोड में नहीं है और अपनी बारी का धैर्य से इंतजार करने को तैयार हैं। यह तमाम किंतु परंतु के बीच अगर तेजस्वी यादव कभी भी बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं तो फिर वे एक इतिहास रचेंगे, क्योंकि बिहार के किसी भी मुख्यमंत्री के बेटे के सीएम बनने की पहली घटना होगी। तो दोस्तों बात करते हैं कि झारखंड के दुमका में अंकिता सिंह हत्याकांड में मंगलवार को नया मोड़ सामने आया है। सोशल मीडिया पर मृतका अंकिता और आरोपी शाहरुख हुसैन की एक कार में बैठे और बांध के किनारे पिकनिक स्पॉट के पास पोज देती हुई तस्वीर सामने आई है। यह फोटोज को देख करके लगता है कि अंकिता की पहले से आरोपी से अच्छी दोस्ती थी। हालांकि मृतका के परिवार वालों का कहना है कि फोटो के साथ छेड़छाड़ की गई है, एडिट करके फोटो बनाई गई है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड हाईकोर्ट ने मामले में खुद संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस रवि रंजन की बेंच ने राज्य के गृह सचिव और डीजीपी को समन जारी करके केस की रिपोर्ट मांगी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 12वीं की छात्रा अंकिता के परिवार ने बताया है कि शाहरुख लंबे समय से उसके पीछे था। एक बार अंकिता के कमरे की खिड़की में तोड़फोड़ की भी गई थी, जिसको लेकर के अंकिता के पिता ने आरोपी शाहरुख के भाई सलमान से शिकायत भी की थी। हालांकि मामले को समझा बुझा करके शांत करा दिया गया था। वहीं सोशल मीडिया में अंकिता और शाहरुख की एक साथ फोटो सामने आते ही लोगों ने हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग की है। लोगों का कहना है कि सामने आई दोनों की तस्वीर से लगता है कि हत्याकांड में बहुत से रहस्य छिपे हुए हैं, इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए। वहीं कुछ ने अंकिता को जस्टिस दिलाने की भी मांग की है, यानी कि न्याय दिलाने की मांग की है। हालांकि केडीबी लाइव फोटोज की पुष्टि नहीं करता है। उधर पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने अंकिता हत्याकांड पर गहरा शोक जताया है। यह साथ ही ट्वीट करके उन्होंने कहा कि अंसारुल्लाह बांग्ला टीम और भारतीय उप महाद्वीप टीम में अल कायदा के लिए एक फ्रंट ग्रुप है। गैर मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाना और उन्हें इस्लाम में परिवर्तित करना उनके काम करने का ढंग है। अंकिता के हत्यारे शाहरुख और उनके दोस्त मोहम्मद नईम अंसारी उर्फ छोटो दहशतगर्दी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला से प्रेरित थे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में महागठबंधन की नई सरकार बनने के बाद से कैबिनेट के मंत्री लगातार एक्शन में दिख रहे हैं। इस बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के एक बड़ा ऐलान कर दिया है। तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की शिक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी और मजबूत बनाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शिक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी और मजबूत बनाना हमारी प्राथमिकता है। बिहार के हर जिले में एक मॉडल स्कूल की अविलंब स्थापित होगी। साल भर में मॉडल को व्यापक तौर पर लागू किया जाएगा। परामर्श और सृजन के हर चरण में बच्चे, अभिभावक और अध्यापक भागीदार रहेंगे। इससे पहले बीते दिनों बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा था कि बिहार के सभी सरकारी विद्यालयों में नियमित कक्षा संचालित करके विशेष जोर दिया जाएगा। जब बच्चों को हर घंटी पढ़ाया जाए, इसको लेकर भी सजगता बढ़ती जाएगी। शिक्षा मंत्री ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से इससे संबंधित निर्देश भी दिए थे। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों से कहा था कि विभाग के स्तर पर विशेष कार्य योजना बना करके उस पर अमल करानी चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बिना अनुमति सीबीआई जांच पर रोक लगाने की मांग पर महागठबंधन में संकट गहरा गया है। मंगलवार को बिहार कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि महागठबंधन के नेता इस पर अलग अलग बयान दे रहे हैं, जिससे कंफ्यूज हो रहा है, जनता में गलत संदेश जा रहा है। इस विषय पर महागठबंधन के दल अलग अलग बयानबाजी न करें। मदन मोहन झा ने बड़ा बयान दिया है और कहा कि महागठबंधन की बैठक बुलाई जाए, इस बात पर निर्णय हो कि सीबीआई की डायरेक्ट एंट्री पर रोक लगानी चाहिए या फिर नहीं। मदन मोहन झा ने कहा है कि बैठक में जो भी निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाएगा उसको ही लागू किया जाएगा। कांग्रेस इस पक्ष में है। हालांकि किसी एक दल के कहने पर सीबीआई की एंट्री पर रोक लग जाए ये संभव नहीं है। बिहार में महागठबंधन की सरकार है, कांग्रेस की अकेली सरकार नहीं है। उत्तराखंड विधानसभा की नियुक्तियां और कुछ सरकारी विभागों की भर्तियों में भ्रष्टाचार हुआ है और कांग्रेस मांग कर रही है कि केंद्र सरकार को इस पूरे प्रकरण की सीबीआई से जांच करानी चाहिए। जब मदन मोहन झा से इस पर सवाल पूछा गया तो जवाब नहीं दे पाए।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के कई क्षेत्र में बाढ़ का खतरा फिर से एक बार मंडराने लगा है। जहाँ कोसी सीमांचल और अंग क्षेत्र में बाढ़ ने फिर से एक बार जोरदार दस्तक दे दी है। पटना में गंगा नदी प्रमुख घाटों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मानसून पूरे बिहार में सक्रिय है, जिससे बारिश लगातार जारी रह सकती है। उधर पश्चिम बंगाल में गंगा पर बने फरक्का बराज के 63 गेट खोल दिए गए हैं, जिससे करीब 15 से 17 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हो रहा है। बिहार में त्राहिमाम का संकेत है। बिहार में अचानक एक बार फिर से बाढ़ का संकट गहराता दिख रहा है। एक तरफ जहां लगातार बारिश शुरू हो गई है, तो वहीं यूपी और नेपाल की बारिश ने बिहार की चिंता और बढ़ाई है। अगर पटना में गंगा का जलस्तर कुछ सेंटीमीटर और बढ़ा तो फिर जिले में भी बाढ़ से तबाही मचेगी। बेगूसराय में भी मकान दुकानों में गंगा का पानी घुस गया है। मुंगेर में गंगा खतरे के निशान के बेहद करीब है। लोग पलायन करने लगे हैं। गोपालगंज में करीब 4 दर्जन गांवों पर बाढ़ का संकट मंडरा रहा है। कोसी सीमांचल क्षेत्र में बाढ़ का त्राहिमाम दिख रहा है। 2 दिनों में सुपौल में कोसी नदी के जल अधिग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश हो रही है, जिसके बाद अब कोसी बराज के 19 फाटक खोल दिए गए हैं। किशनगंज में सैकड़ों घर नदी में समा चुके हैं। भागलपुर में गंगा का तांडव शुरू हो गया है। कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। लोग बाढ़ग्रस्त क्षेत्र से अब सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करने लगे हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया और कहा कि सरकार इसे लेकर के अलर्ट है। पटना में जायजा लेने के बाद उन्होंने वर्तमान स्थिति को खतरे से बाहर बताया है, लेकिन सतर्क रहने को कहा है। दोस्तों बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यूपी सरकार ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को अयोध्या के प्रमुख स्थान पर मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन आवंटित कर दी है। जानकारी के मुताबिक इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन द्वारा बनाई जा रही इस मस्जिद का नाम अयोध्या मस्जिद हो सकता है। फाउंडेशन के सदस्य अरशद अफजाल का कहना है कि कई लोगों ने इस नाम का सुझाव दिया है, जिस पर ट्रस्ट की आगामी बैठक में निर्णय होगा। ये बेहतर सुझाव है और पूरी संभावना है कि अयोध्या में बनने वाली मस्जिद का नाम अयोध्या मस्जिद ही रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को विवादित जगह पर राम मंदिर निर्माण का आदेश दिया था। साथ ही मस्जिद के निर्माण के लिए यूपी सरकार को 5 एकड़ जमीन आवंटित करने के लिए भी कहा था। इसके बाद करीब 8 महीने की खोज के बाद मस्जिद के लिए अयोध्या से लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग से 250 मीटर दूर सोहाल तहसील के धन्नीपुर गांव में जिला प्रशासन ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को जमीन का आवंटन कर दिया है। जानकारी के मुताबिक भूमि आवंटन के बाद यानी कि जमीन आवंटन के बाद मई 2021 में इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन ने मस्जिद के मानचित्र को स्वीकृति के लिए आवेदन लिया था, लेकिन अयोध्या विकास प्राधिकरण में एनओसी के अभाव में लगभग 15 महीने बाद भी इसको मंजूरी नहीं मिल सकी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पटना, पूर्णिया, नालंदा समेत सभी जिलों में शिक्षकों की बल्ले बल्ले हो रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतीश सरकार ने नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए राज्य स्कीम मद से 94 अरब रुपए की स्वीकृति दे दी है। इन पैसों से शिक्षकों का वेतन भुगतान किया जाएगा। खबर के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में शिक्षकों के वेतन भुगतान को लेकर के सरकार ने पैसों की राशि जारी कर दी है। बहुत जल्द शिक्षकों के खाते में यानी कि बैंक खाते में वेतन की राशि भेज दी जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि पटना, समस्तीपुर, पूर्णिया समेत सभी जिलों में 1365 पदों पर भर्ती होने वाली है। ये भर्तियां राज्य की यानी कि बिहार के अलग अलग जिलों में स्थित पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय विद्यालय में होगी। इसको लेकर के नीतीश कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है। खबर के अनुसार बिहार में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के तहत चल रहे 12 और प्रस्तावित 27 विद्यालयों में विभिन्न कोटे के 1365 पदों की स्वीकृति दे दी गई है। जल्द से जल्द इन पदों के लिए भर्ती की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय विद्यालय और +2 उच्च विद्यालय के लिए विभिन्न कोटे के 1092 शैक्षणिक पद और 273 गैर शैक्षणिक पद स्वीकृत किए गए हैं। यानी कि इन स्कूलों में कुल 1365 पदों पर भर्ती करने की तैयारी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सुपौल से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार का पहला फ्लोटिंग पावर प्लांट बनकर के तैयार हो गया है, जहाँ साथ ही साथ बिजली का उत्पादन भी शुरू कर दिया गया है। प्लांट से अभी लगभग 525 किलोवाट का बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। खबर के अनुसार बिहार का ये पहला फ्लोटिंग पावर प्लांट पिपरा की दीनापट्टी पंचायत में स्थित सखुआ गांव के राजा पोखर में है। यानी कि ये प्लांट बिजली प्लांट तैरेगी। जहाँ इस सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट की सबसे खास बात यह है कि ये तालाब के ऊपर तैर रहा है, जबकि पानी के नीचे मछली पालन भी हो रहा है। यानी कि एक तीर से दो निशाना। जी हाँ, आपको बता दें कि तालाब में स्थापित इस सोलर प्लांट को नीचे मछली और ऊपर बिजली की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। ये प्लांट आसपास के इलाकों को बिजली की जरूरत पूरा करेगी, जिसके कारण इसको लेकर के
लोगों में काफ़ी खुशियां हैं। मिली जानकारी के अनुसार इस फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट से उत्पादित बिजली स्थानीय ग्रिड से कांटेक्ट होगा और फिर इसे उत्पादित बिजली ग्रिड से होते हुए सीधे उपभोक्ताओं के घर तक पहुंचाया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में घर मकान बनाने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, बक्सर, भागलपुर समेत सभी जिलों में बालू घाटों की ई नीलामी की जाएगी। यहाँ इसको लेकर के बिहार कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। खबर के अनुसार बिहार में फिलहाल 30 सितंबर तक बालू घाटों का खनन बंद कर दिया गया है, लेकिन खनन शुरू होने से पहले बिहार में बालू बंदोबस्ती को हरी झंडी मिल गई है। कैबिनेट मीटिंग में बालू घाटों की निगरानी को लेकर के बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि बिहार में अगले 5 सालों के लिए बालू घाटों की बंदोबस्ती ई नीलामी की प्रक्रिया से होगी। इतना ही नहीं, बिहार सरकार ने अच्छे बालू वाले बालू घाटों की बंदोबस्ती की दर भी दोगुनी कर दी है, यानी कि लोगों को अब अच्छे बालू के लिए ज्यादा पैसे देने होंगे। मिली जानकारी के अनुसार बिहार की 5 नदियां सोन, क्यूल, फल्गु, चानन और मोरहर का बालू प्रति घन मीटर 75 से बढ़कर के 150 रुपए किया गया है। सरकार के इस फैसले से बिहार में घर मकान बनाने वाले लोगों पर सीधा सा असर पड़ेगा। तो दोस्तों बात करते हैं कि जीवन में लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तभी आपके मन में कुछ करने की चाहत पैदा होती है। अच्छा, बिहार में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपना लक्ष्य तय करके बुलंद हौसले के दम पर दुनिया की नज़रों में चमक बनाई है और आज पाई पाई को मोहताज है। उन्हीं में से एक है बिहार के सहरसा जिला के निवासी पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी अरबाज अंसारी, जिन्होंने अपनी मेहनत का लोहा मनवाया और पदक जीत करके बिहार का नाम रोशन किया। अरबाज ने बताया है कि उनकी बचपन से ही एक खिलाड़ी बनने की चाहत थी, लेकिन सामान्य लोगों के मुकाबले मेरा शरीर दुरुस्त नहीं था। बैडमिंटन के प्रति चाह कुछ ज़्यादा ही थी। स्कूल में पढ़ाई के साथ कई खेल गतिविधियों में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि स्कूल स्तर पर खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और जीवन का पहला पदक अपने नाम किया। इसके बाद खुद से ही बैडमिंटन का अभ्यास शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि अभ्यास और मेहनत के बल पर कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न चैंपियनशिप में भाग लिया और बिहार के लिए कई पदक जीते। अरबाज ने बताया है कि वे सहरसा में परिवार के साथ रहते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, यही कारण है कि बैडमिंटन के लिए ठीक से कोच की व्यवस्था तक नहीं कर पा रहे हैं। अपनी मदद के लिए कई बार बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और खेल मंत्री से मदद की गुहार लगाई है, लेकिन मदद के नाम पर सिर्फ उन्हें आश्वासन ही मिला है। उन्होंने कहा है कि उनका सपना खेल जगत में है, जब बिहार को आगे बढ़ाना है। भले ही उनके पास अभ्यास के लिए कोच नहीं है, लेकिन जीत के लिए हौसला भरपूर रखते हैं। बिहार के लिए सुविधाओं के अभाव में भी पदक लाते रहेंगे। सहरसा के अरबाज अंसारी, जिन्होंने देश के साथ साथ विदेशों में प्रतिनिधित्व करके कई मेडल जीते हैं और देश का नाम ऊंचा किया है, अभी हाल ही में युगांडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीत करके बिहार का नाम रोशन किया है। इसके अलावा देश में बिहार को मान सम्मान दिलाने का काम किया है, लेकिन आज उनके हालात काफ़ी दयनीय है। पाई पाई को मोहताज है, खाने के लिए मोहताज है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।